प्यारे म्यूजिशियंस, उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे, अपनी तैयारी को एकदम फिनिश कर चुके होंगे और 18 फरवरी के लिए तैयार होंगे। क्यों मेरे प्यारे साथियों, 18 फरवरी को है आपका पहला एग्जाम जो कि क्लास 10th का है, बोर्ड एग्जाम। आप उस पड़ाव पे हैं जहां पे पिछले कई महीनों से तैयारी कर रहे हैं और मन में बहुत भड़ास बढ़ के रखी है, आने दो पेपर को फोड़ डालेंगे। मेरे प्यारे साथियों, पेपर जैसा भी होगा वो एक अलग बात है, लेकिन अगर हम कोशिश ना करें ये तो गलत बात है। आप कोशिश करिए, पेपर बहुत ही बेहतर जाएगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। आज मैं आपको कुछ करने या कुछ पढ़ाने नहीं आया हूं, मैं केवल आपको कुछ समझाने आया हूं पेपर को लेकर के। और आज मैं बताने वाला हूं कि अगर आप भी अभी भी चिंतित है कि हिंदी में क्या तैयार कर ले, तो जो मैं बताने जा रहा हूं बस उतना तैयार कर लो, बस उतना तैयार कर लो, समझ जाओ आपका पेपर बढ़िया ही जाएगा, उससे डल नहीं जाएगा। प्यारे साथियों, इसलिए इस वीडियो का मैंने नाम रखा है 18 फरवरी के लिए पावर प्लस, एकदम मस्त के मस्त। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले ये पेपर जो आपका हिंदी का पहला पेपर है प्यारे बच्चों, इस हिंदी के पेपर में सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों ये पेपर है आपका 70 नंबर का। प्यारे बच्चों, 70 नंबर के पेपर में दो प्रकार के प्रश्न आपके आने हैं। कैसे आने हैं? 20 एमसीक्यू के प्रश्न होने वाले हैं जो कि 20 मार्क्स के होंगे, और प्यारे बच्चों 50 मार्क्स जो आपका होने वाला है वो किसका होने वाला है प्यारे बच्चों? वो होने वाला है आपका ऑब्जेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव का होने वाला है। प्यारे बच्चों, अधिकतर बच्चों का एमसीक्यू गलत हो जाता है, वो चिंतित रहते हैं कि एमसीक्यू कहां से तैयार करें। तो आज मैं जो बताने जा रहा हूं, क्योंकि आपके लिए बहुत कुछ पावर प्लस चीजें मैंने तैयार किया है, बहुत ही मेहनत के साथ तैयार किया है, इन सभी चीजों को मैं आपको बताने वाला हूं। बस इस वीडियो को पूरा देखिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। सबसे पहले प्यारे बच्चों, इसमें भी आपके दो प्रकार के प्रश्न होते हैं। सबसे पहले 10% और 10% में बटा होता है। इसमें भी दो प्रकार के प्रश्न होते हैं प्यारे बच्चों, एक होता है गद्य साहित्य का इतिहास और एक होता है पद साहित्य का इतिहास। इन दोनों में जो बताऊंगा वो केवल याद कर लो, 100% गारंटी के साथ कहता हूं, उससे बाहर प्रश्न आ ही नहीं सकता। ओके, इसमें प्यारे बच्चों, इसमें आपका व्याकरण आता है। व्याकरण कैसा होता है? हिंदी व्याकरण प्यारे बच्चों और संस्कृत व्याकरण होता है। ओके प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत? हिंदी व्याकरण और संस्कृत व्याकरण। तो मेरे प्यारे, क्या आप तैयार हो इस क्लास को पूरा देखने के लिए? तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे बच्चों आपको करना क्या है? आपको सबसे पहले हिंदी गद्य के इतिहास में सबसे पहले आपको पढ़ लेना है शुक्ल युग। प्यारे बच्चों, शुक्ल एवं शुक्लोत्तर युग, ध्यान देंगे, शुक्लोत्तर युग। ओके, शुक्ल एवं शुक्लोत्तर युग अगर आप पढ़ लोगे तो बहुत अच्छी तरीके से आपकी तैयारी हो जाएगी। साथ में भारतीय युग भी पढ़ लेना, बहुत बेहतर तैयारी हो जाएगी प्यारे बच्चों। उसके बाद पद की बात करें तो पद में क्या याद कर लोगे प्यारे बच्चों? रीतिकाल। क्या कर लेना प्यारे बच्चों? रीतिकाल एवं आधुनिक काल, रीतकाल एवं आधुनिक काल। और प्यारे बच्चों, क्या पढ़ना है ये इंपॉर्टेंट है। आपको ये तो पता चल गया कि हमने क्या पढ़ा, आपको ये पता चला क्या पढ़ करके जाना, चल गया कि क्या पढ़ के जाना, लेकिन इसके अंदर क्या पढ़ के जाना ये भी याद रखना है। सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको शुक्ल युग के लेखकों का नाम याद कर लेना है। जैसे कि प्यारे बच्चों आपको क्या क्या जो मैं बताने जा रहा हूँ, शुक्ल युग का भी याद करिए, शुक्लोत्तर युग का भी याद करिए, वो जो रीत काल में भी काम करेगा और आधुनिक काल में भी काम करेगा, वही चीज आपको याद करना है। क्या? प्रमुख लेखक, प्रमुख लेखक याद कर लीजिए प्यारे बच्चों। प्रमुख कवियों के नाम याद कर लीजिए, निबंधकार याद कर लीजिए, कहानीकार, नाटककार, मेरे प्यारे बच्चों ये भी याद कर लीजिए, उपन्यास याद कर लीजिए। लेकिन कुल मिला के आपको शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, रीत काल एवं आधुनिक काल को बेहतरीन तरीके से तैयार करना है। साथ ही साथ आपको एक चीज और याद कर लेना है कि शुक्ल युग या शुक्लोत्तर युग प्यारे बच्चों कब से कब तक है। मेरा कहना है कि आप चाहे गद्य तैयार कर रहे हो, चाहे आप पद तैयार कर रहे हो, सभी की डेट जरूर तैयार करेंगे तो आपकी तैयारी एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाएगी। जो मैं आपको बता रहा हूं इसको अगर तैयार कर लोगे तो अधिकतर प्रश्न आपके फंस जाएंगे, लेकिन अगर आपके पास तैयार करने की और क्षमता है प्यारे बच्चों, तो गद्य और पद तीनों दोनों के सभी खंड के, चाहे वो नाटक हो, कहानी हो, निबंध हो,
क्या कोई आत्मकथा हो, ये सभी चीजें प्यारे बच्चों आप लोग एक एक करके पढ़ लीजिए। अभी आपके मन में विचार आ सकता है कि सर आप क्यों नहीं शुरू कर देते पढ़ाने के लिए। प्यारे बच्चों अगर मैंने अभी पढ़ाना शुरू किया तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात याद रखना, फिर मैंने कुछ नया ला दिया जो आपने पहली बार देखा उसको भी रटना शुरू कर दिए। एक दिन पहले मेरी क्लास देखी, रटना शुरू कर दिए। और एक चीज याद रखिए, एक दिन पहले रटने से कुछ नहीं होता। इसलिए मैंने आपको क्या बता दिया, टॉपिक क्या क्या तैयार करना है, गद्य साहित्य का इतिहास, पद साहित्य का इतिहास। जब आप क्वेश्चन बैंक खरीदते हैं तो उसके बाद शुरुआत में ही हिंदी गद्य साहित्य के विकास का परिचय, और इसके बाद प्यारे बच्चों क्या आता है, हिंदी पद साहित्य का एक संक्षिप्त परिचय करके आता है। इन सभी के लेखक याद करिए, कवियों के नाम याद करिए, उनकी रचनाएं याद करिए। साथ ही साथ क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों जो आपके पाठ्यक्रम में, पाठ्यक्रम मतलब प्यारे बच्चों सिलेबस में है, जो आपके सिलेबस में जितने भी अध्याय हैं उन सभी लेखकों या कवियों के, लेखकों या कवियों या कवि, लेखकों या कवि के सभी रचनाएं जरूर याद कर लो। क्योंकि प्यारे बच्चों जितनी भी रचनाओं से प्रश्न आएंगे वो आपके सिलेबस से ही आते हैं। अगर 10 प्रश्न प्यारे बच्चों रचनाओं से मान लो आने वाले हैं तो लगभग 5 से 6 प्रश्न आपके सिलेबस के लेखक के होते हैं, बाकी गद्य और पद साहित्य के इतिहास से होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आज ही जा करके एक बार चाहे अपनी किताब से या क्वेश्चन बैंक से, कोई भी क्वेश्चन में खरीदा हो, चाहे विद्या खरीदा हो, अवतार खरीदा हो, कुछ भी खरीदा हो, उसे जाकर के हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास और पद साहित्य का इतिहास जरूर पढ़ ले। उसके जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न देखे रखे उसको अच्छी तरीके से तैयार करें, इससे बाहर 10 नंबर आपका नहीं जाएगा। ओके, अब व्याकरण में भी 2 प्रकार से हिंदी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण होता है प्यारे बच्चों। ये 5-5 नंबर क्या थे। हिंदी व्याकरण में क्या होता है, रस होता है प्यारे बच्चों, छंद होता है प्यारे बच्चों, और अलंकार होता है प्यारे बच्चों। रस छंद अलंकार होता है, समास विग्रह वगैरह होता है। समझ में आई बात। तो प्यारे बच्चों ये सब एक एक प्रश्न के आते हैं। रस में कौन कौन सा रस आपको याद रखना है, हास रस और करुण रस। प्यारे बच्चों हास रस और करुण रस, रस याद करते समय उनके अस्थायी भाव जरूर याद करिए। अस्थायी भाव से प्रश्न आ जाता है। कभी कभी एक वाक्य दे दिया जाएगा, उसमें पूछा जाएगा कौन सा रस है, तो याद रखिए रस कौन सा याद करना है प्यारे बच्चों, हास रस और करुण रस। छंद में कौन सा आपको जरूर याद करना है प्यारे बच्चों, रोला और सुरठा, रोला और सुरठा प्यारे बच्चों। इसको क्या क्या याद करना है, इसका परिभाषा याद करना है प्यारे बच्चों। मात्राएं पता होनी चाहिए कि किसमें कितनी मात्राएं होती है। और याद रखेंगे आपसे पूछ सकता है इन दोनों में से सममात्रिक छंद कौन है, तो रोला जो होता है सममात्रिक छंद होता है, सोठा अर्धमात्रिक छंद होता है। रोला में प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं, ये बात याद रखेंगे मेरे बच्चों। अलंकार में आपसे बता रहा हूं, अलंकार चूंकि 2 प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। चूंकि हमारे सिलेबस में अर्थालंकार है, याद रखेंगे। अलंकार की मैं बात करूं तो कौन कौन से आपको तैयार करना, अर्थालंकार। एक बात याद रखेंगे, अलंकार से एक प्रश्न आने वाला है। अब कौन कौन से आ सकते हैं, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा। ये 3 याद करो, 3 तैयार करो, 3 में से एक आएगा। कैसे आएगा, एक सेंटेंस देगा उसमें से पूछ लेगा, बताओ कौन सा अलंकार है। तो इसलिए मैं कहता हूं आज घर पे जाकर के मात्र अर्थालंकार के 3 भाग तैयार कर लो। कौन, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार एवं उत्प्रेक्षा अलंकार। और मेरे बच्चों इसके लक्षण कैसे पहचाना जाता है और इसके उदाहरण पे काम कर लेंगे तो आपका ये प्रश्न अच्छी तरीके से हो जाएगा। तो जितना अभी तक मैंने बताया अगर इतना कर लोगे प्यारे बच्चों तो आपका ये हो जाएगा। अब संस्कृत व्याकरण में, संस्कृत व्याकरण में सर्वनाम आता है, 1 नंबर का आता है। और क्या था सर, इसमें तत्सम तद्भव आ जाता है, शुद्ध अशुद्ध शब्द, अविकारी विकारी शब्द आ जाता है। तो आप आज ही जाकर के पहले इसको तैयार करिए, क्योंकि अधिकतर जो गलत होता है एमसीक्यू ही गलत होता है, सब्जेक्टिव में उतनी गलती नहीं होती है। अगर ये आपका लगभग 20 में से 18 नंबर भी सही निकल गया समझो बहुत सही है प्यारे बच्चों, बहुत सही है। इसलिए आप निराश मत होइए, अभी भी आशा रखिए प्यारे बच्चों। ये पेपर जो है आपको भविष्य तो तय नहीं करता है, लेकिन ये तय जरूर कर देता है कि आपने वर्तमान में कितना मेहनत किया है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों आज से जुड़ जाइए। अभी जितना भी समय बचा हुआ है आपको करना क्या है, आपको बेहतर तैयारी करना है और रिवीजन करना है। रिवीजन लिख लिख के रिवीजन करना है। जो चीज भी आपको याद करना है लिख लिख के याद करिए,
आपका काम हो जाएगा। सोचे अगर ये आपके दिमाग में ये भी आ रहा हो कि पेपर में अच्छे से लिखेंगे, गलत, नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? जिसने प्रैक्टिस ही नहीं किया हो उसको कहाँ से तैयारी हो सकता है। विराट कोहली, MS धोनी, बड़े बड़े क्रिकेटर, बड़े बड़े जो आपके बॉलीवुडर जो भी है, वो एक परफॉर्मेंस करने से पहले क्या करते हैं? प्रैक्टिस करते हैं। क्यों करते हैं? वो तो इतने बड़े फेमस है, फिर भी क्यों प्रैक्टिस करते हैं? अपने आप को बेहतर करने के लिए। तो इसलिए आपको, आपके मन में अगर आ रहा हो मुझे बहुत आता है, पेपर में सब बेहतर से लिख दूंगा, ना, अभी प्रैक्टिस करो, यहाँ बेहतर तो वहां बेहतर ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब आइए इन 50 नंबर पे हम लोग काम करते हैं। क्या क्या जरूरी है? सबसे पहले प्यारे बच्चों, सबसे पहले गद और पद। गद और पद से प्यारे बच्चों क्या आता है? एक पैराग्राफ आते हैं, गद का 2 आता है और पद का 2 आता है, लेकिन करना एक होता है, 5 नंबर का होता है। ये भी 5 नंबर का होता है प्यारे बच्चों, ये भी 5 नंबर का होता है। इन दोनों में जो मेन है वो संदर्भ मेन है। अगर संदर्भ सही निकला तो प्यारे बच्चों ये 5 नंबर आपके होंगे, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। अगर संदर्भ सही निकला तो ये 5 नंबर आपके होंगे। 5 या 6 नंबर का कितने का होता है देखना पड़ेगा, देख लेते सर। 6 नंबर का होता है, गलती हो गई, ये 6 नंबर का होता है। 5 नंबर का जीवन परिचय आता है। 6 नंबर के आता है, 3-3 प्रश्न होते हैं, लेकिन एक प्रश्न 2 नंबर का होता है। संदर्भ सही तो सब सही, मैं क्या कहता हूँ, एग्जामिनर संदर्भ ही पढ़ता है। संदर्भ सही है तो आगे वो पढ़ने नहीं है कि आपने क्या लिखा है, लेकिन अगर बच्चा संदर्भ गलत हुआ तो सब गलत। संदर्भ में मेरे बच्चों क्या करना होता है, सभी लोग बिल्कुल लिखना आ गया होगा ना। अभी आप पेपर देने जा रहे हैं क्लास 10 में तो सबको आ गया होगा, लेकिन संदर्भ में प्यारे बच्चों आपको लेखक का नाम और पाठ का नाम नहीं गलत करना है। ये गलत तो सब गलत, ये बात याद रखना है। इसके लिए आपको क्या करना है, जिन चैप्टर्स के मैं नाम बताने जा रहा हूं उस चैप्टर को अच्छी तरीके से अगर आप तैयार कर लोगे, पढ़ लोगे, तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। प्यारे बच्चों गद्य की अगर मैं बात करूं तो जो आचार्य रमेश चंद्र, क्या रमेश चंद्र कह, रामचंद्र शुक्ल, सॉरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनका जीवन परिचय तैयार करेंगे और इन्हीं का जो चैप्टर है उसको अच्छी तरीके से आप तैयार करेंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय तैयार करेंगे और इन्हीं का जो अध्याय है उसे तैयार करेंगे। तीसरा प्यारे बच्चों आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय तैयार करना है और इन्हीं के चैप्टर को अच्छी तरीके से तैयार करना है। चौथा नंबर आपका जो है वो आपका क्या है, भगवत शरण उपाध्याय, भगवत शरण उपाध्याय, भगवत शरण उपाध्याय। प्यारे बच्चों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, मैंने 4 चैप्टर बताया, इन 4 चैप्टर को अच्छी तरीके से भी आपने पढ़ लिया, जीवन परिचय तैयार कर लिया, इनके चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ के इनका संदर्भ अच्छी तरीके से लिखना देख लिया, तो याद रखेंगे गद्य से जो भी प्रश्न आएगा, चाहे वो जीवन परिचय आए, चाहे वो गद्यांश का कोई अंश है, आपका बेहतर तरीके से हो जाएगा। ओके, अब मैं पद की बात करता हूँ प्यारे बच्चों। पद में जो बताने जा रहा हूं, पहला सूरदास प्यारे बच्चों याद कर ले, दूसरा तुलसीदास याद कर ले प्यारे बच्चों, तुलसीदास याद कर ले, तीसरा महादेवी वर्मा याद कर ले प्यारे बच्चों, महादेवी वर्मा याद कर ले, चौथा प्यारे बच्चों बिहारी। अब जिन लेखकों को मैंने बताया, जिन कवियों को बताया, जिन कवियत्रियों को मैंने बताया, चाहे वो गद्य में हो चाहे वो पद में आपके सामने है, इनके जीवन परिचय अच्छी तरीके से तैयार करिए। जीवन परिचय के साथ साथ इनका जो चैप्टर है इसको अच्छी तरीके से आप स्टडी करेंगे, बेहतरीन तरीके से करेंगे, इनके सभी रचनाओं को अच्छी तरीके से आप कर लेंगे, तो आपका चैप्टर, आपका जो ये नंबर है कहीं भाग कर नहीं जाएगा, बेहतरीन अंक लेकर आएंगे। संस्कृत में मैं बात करूंगा प्यारे बच्चों, संस्कृत, अगर मैं संस्कृत की बात करूं तो प्यारे बच्चों जिस चैप्टर को मैं बताने जा रहा हूं वो आप जरूर तैयार कर लें, और गद्य और पद दोनों में आपका मदद करेगा। पहला वाराणसी, वाराणसी चैप्टर तैयार करें, प्रबुद्धो ग्रामीण, प्रबुद्धो ग्रामीण जो भी है, ग्रामीण तैयार कर ले प्यारे बच्चों। इसके साथ साथ प्यारे बच्चों केन के वर्धते, केन के वर्धते ये तैयार कर ले, बहुत ही एक होता है प्यारे बच्चों जीवन सूत्राण, जीवन सूत्राणी,
ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन सभी चैप्टर्स को तैयार कर ले, आपका गद और पद दोनों हो जाएगा। इसमें आपको संदर्भ लिखना होता है, हिंदी में अनुवाद करना होता है, व्याख्या गद और पद में आता है, हिंदी में अनुवाद इसमें संस्कृत में आता है। और प्यारे बच्चों श्लोक की याद करें, बहुत सारे बच्चों को श्लोक में, क्योंकि श्लोक 2 नंबर का था, तो मैं कहूंगा 3 श्लोक याद कर लो। क्यों 3 श्लोक याद करें सर? लिखना तो 2 ही रैंक का 1 श्लोक रहता सर, लिखना 1 रहता है। लेकिन एक चीज हमको ये बताओ, आपके पेपर में जब पद वाला आता है संस्कृत का तो 2 श्लोक देख के रखता है। आपने मान लेते हैं कि 2 श्लोक याद किया और दोनों पेपर में आ गया, तो आपका श्लोक वाला नंबर तो 2 नंबर गया, क्योंकि जो आपने याद किया पेपर में आएगा और श्लोक में लिखा रहता है, वही श्लोक लिखे जो पेपर में अंकित ना हो, जो पेपर में ना आया हो। अब बताओ जी क्या लिख के आओगे? इसलिए मेरा फार्मूला अपनाओ, कभी गलत नहीं जाएगा। प्यारे बच्चों श्लोक 3 नंबर का है, 2 नंबर का है और 1 श्लोक याद ना करें, 3 श्लोक याद करें, आपका बेड़ा पार, मां सरस्वती की जय हो जाएगी। देखिए प्यारे बच्चों, अभी अगर आपके मन में डर लग रहा हो तो डरिए ना, क्योंकि जीत आपकी ही होगी। और जब अंतिम समय आता है, सफलता मिलने को होता है, तभी डर लगता है, मन घबराने लगता है, तबीयत खराब होने लगती है, लोग हार मानना शुरू कर देते हैं, गिव अप करने का प्रयास करते हैं, छोड़ने भागने का प्रयास करते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों जो टिका रहता है वही हमेशा चमकता रहता है। तो ये इतना हो गया, संस्कृत तक हो गया। प्यारे बच्चों अगर आपने एक खंड काव्य आता है, क्या आता है प्यारे बच्चों? खंड काव्य आता है। खंड काव्य जो है वो हर जिले का लगभग अलग होता है, बता रहा था, उसके बारे में चर्चा इधर कर लेता हूँ आपसे। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, खंड काव्य से 2 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं प्यारे बच्चों? 2 प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न 3 नंबर का होता है, लेकिन दोनों प्रश्न नहीं करने होते हैं, एक ही क्वेश्चन करना होता है, अथवा करके लिख के आता है प्यारे बच्चों। या तो ये प्रश्न करिए या तो ये प्रश्न करिए प्यारे बच्चों, इन दोनों में से कोई एक करना होता है। अथवा ना लिख के रहेगा तब भी आपको एक ही प्रश्न करना है। अब खंड काव्य जो होता है प्यारे बच्चों, वो आपके हर जिले में लगभग अलग अलग होता है। हर जिले में अलग का मतलब प्यारे बच्चों कि जैसे आप बहराइच से हैं या बस्ती से हैं, श्रावस्ती से हैं, बलरामपुर से है, लखीमपुर से है, जो भी यूपी का जिला आपका होगा उसमें आपको पता चला गया होगा कौन सा खंड काव्य आपको तैयार करना है। तो जो मैं बताने जा रहा हूं उसको ट्रिक लगाइएगा। खंड काव्य में आप किन किन को तैयार कर ले? तो प्यारे बच्चों पहला तैयार कर लिए नायक का। नायक का मतलब उस खंड काव्य का मुखिया कौन होता है, जो आपका खंड काव्य है वो नायक कौन है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेवाड़ मुकुट, मेवाड़ मुकुट में नायक जो है महाराणा प्रताप है। अब कभी कभी नायक वाले सवाल को 2-3 तरीके से पूछता है कि मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण करिए, तो आपको याद रखिए तृतीय सर्ग के बारे में लिखना है, क्योंकि तृतीय सर्ग क्या है? महाराणा प्रताप है। कभी कभी डायरेक्ट तृतीय सर्ग पूछ सकता है, तो एक सवाल को 2-3 तरीके से घुमा के पूछ सकता है, लेकिन प्यारे बच्चों जवाब आपका वही रहेगा। नायक याद करिए। और प्यारे बच्चों लगभग सभी खंड में 6, 7, 8 सर्ग तो होंगे। मेरा फार्मूला अपनाइए, केवल आप शुरू से लेकर के 1 से लेकर के 4 या हो सके तो 5, शुरू से लेकर 1 से लेकर 4 या 5 तक सभी सर्ग को अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए और आपका तैयारी हो जाएगा। अच्छी तरीके से तैयार करने का मतलब ये नहीं कि जैसे आपके बुकलेट में लिखा, जैसे आपके बुक में लिखा सेम टू सेम वैसा लिखेंगे, नहीं। हमने पढ़ा और हमको जैसे समझ में वैसा लिखा, नंबर पूरा मिलेगा। बस मान लेते पहला सर्ग पूछा गया, आप दूसरा सर्ग मत लिख के आओ तो वहां गलत हो जाएगा। इसके बाद प्यारे बच्चों आपको एक आना चाहिए प्रार्थना पत्र। क्या आना चाहिए? प्रार्थना पत्र आना चाहिए प्यारे बच्चों। प्रार्थना पत्र किस पे आना चाहिए? अवकाश मांगने के लिए, फीस माफी के लिए अपने प्रधानाचार्य को लिखना होता है या नगर विभाग को लिखना होता है, कोई एक प्रार्थना पत्र आपको आना चाहिए। एक स्वरूप आप देख लीजिएगा, अच्छी तरीके से आपका तैयार हो जाएगा। फिर एक निबंध लिख के आएगा प्यारे बच्चों, निबंध आपको आना चाहिए। निबंध किस पे आपको तैयार कर लेना चाहिए? पहला पर्यावरण पे तैयार कर लो, निबंध बहुत अच्छा आ जाएगा आपको। दूसरा जनसंख्या पे तैयार कर लो प्यारे बच्चों। फिर तीसरा विज्ञान अभिशाप पे तैयार कर लो। फिर चौथा क्या बचा? बाल विवाह। क्या प्यारे बच्चों? बाल विवाह। मान लेते हैं कि आपने तैयार किया निबंध, उसमें से कोई नहीं आया,
तो भी छोड़ना मत। 7 नंबर का सवाल है, छोड़ोगे डायरेक्ट 7 नंबर जाएगा निबंध। अब बताओ, लिख के आओगे तो 5 तक तो मिल ही जाएगा, 5 नंबर तक। क्या लिखना है, जो मैं फॉर्मेट बता रहा हूँ फॉर्मेट यूज करो। जब निबंध लिखने जाए आंसर नंबर डाल देंगे। सबसे पहले डालेंगे रूपरेखा। क्या डालेंगे, रूपरेखा। रूपरेखा में पहला क्या होना चाहिए, प्रस्तावना। उसके बाद 1 2 3, फिर 5वीं हेडिंग उपसंहार। ये 2 हेडिंग सब में सेम होती है, बीच में 3 हेडिंग चेंज रहती है। मान लेते हैं आप पर्यावरण लिखने जा रहे हैं तो पर्यावरण की 3 हेडिंग रहेगी बीच में। पर्यावरण का अर्थ है, पर्यावरण किसे कहते हैं, या पर्यावरण कैसे बनता है, या पर्यावरण प्रदूषण के बारे में लिखने जा रहे हैं प्यारे बच्चों तो लिखेंगे पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ क्या है, प्रकार क्या है, निवारण और कारण क्या है, कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। लेकिन प्रस्तावना उपसंहार सभी में सेम रहेगा। मैं कहता हूं बस आप ये लिखेंगे, आपके माइंड में आ ही जाएगा क्या लिखना है। कुल मिला के एक लाइन में कहूंगा लास्ट में कि कुछ छोड़ के मत आइएगा, कुछ मत छोड़ के आइएगा। बस सबसे पहले वो करना है जो आपको अच्छी तरीके से आता है, उसके बाद वो सब कर देना है जो आपको भी नहीं आता है। क्यों कर देना है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है नहीं बच्चा। और मैं क्यों कहता हूं जो आता है वो पहले लिखेंगे। मान लेते हैं आपने जो नहीं आता वो भी सीरियल से चाप दिया, सीरियल से चाप दिया बच्चा, और जो चापा सब गलत चाप दिया शुरुआत में, लास्ट में सही कर दिया। एग्जामिनर का कपिया चेक करते समय का मूड हो गया खराब कि बच्चा जो है शुरुआत से ही गलत कर रहा है, तो आखिरी में क्या सही किया होगा। बस आपके सामने वो नजरिया गड़बड़ा जाएगी और लास्ट तक भी उसी गलत नजर से चापती होगी आपकी कॉपी। इसलिए फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। पहला पेपर बेहतर होगा, सारे पेपर बेहतर होंगे। पहली पेज अगर बेहतर होगा कॉपी के चेक करते समय तो सारा काम आपका बेहतर जाएगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं आपको जो आता है वो पहले लिखेंगे, जो नहीं आता है उसे बीच में लिखेंगे, उसके बाद जो एकदम नहीं आता है उसे लास्ट में लिखेंगे। लेकिन छोड़ के क्यों रहेंगे, निगेटिव मार्किंग नहीं आए। छोड़ोगे तो 0, नहीं छोड़ोगे तो हीरो। इसलिए प्यारे बच्चों आज से जो जो मैं टॉपिक बताया हूं घर पे जाकर रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, आपका अंक बहुत ही बेहतर आएगा। एक बात आप सभी के लिए, मान लेते हैं आप पेपर बहुत बेहतर करने का प्रयास किए, बहुत बेहतर अंक लाने का प्रयास किए, आपका अंक नहीं आया तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है प्यारे बच्चों। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि आपने कुछ कर डाला नंबर कमाने के चक्कर से, तो क्या नंबर ज्यादा आ जाएगा, नहीं ना, और परेशानी बढ़ जाएगी। अगर आपके घर वाले आपके कंपेयर किसी और से कर रहे हैं तो गलती उनकी नहीं है, गलती समाज की होती है, क्योंकि समाज में वही हो रहा है तो वो मजबूरन उनको ऐसा करना पड़ता है। लेकिन आप समझदार हैं, आप बीएससी की स्टूडेंट से, तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि कंपेयर किसी और से नहीं, कंपेयर खुद से होनी चाहिए। क्योंकि लड़ाई किसी और से नहीं, लड़ाई खुद से है। कल कैसे थे और आज कैसे हैं, कल का ब्रजेश और आज के ब्रजेश में बहुत अंतर है। वैसे आज आप भी काम करना शुरू करें, घर वाले कुछ भी कहें सुन लो, स्वीकार कर लो, लेकिन मानना मत अपने आप को हारा हुआ। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों आज यदि आप हैं तभी आपके साथ कोई है, जिस दिन आप नहीं होंगे उस दिन आपके साथ कोई नहीं होगा। कहने का मतलब प्यारे बच्चों आप हैं तभी तो सब कुछ है, आप हैं तभी तो पेपर है, आप हैं तभी तो घर वाले हैं। अरे आप ही नहीं रहेंगे सुरक्षित, आप ही नहीं स्वस्थ रहेंगे तो पेपर का क्या। इसलिए बिना टेंशन के निश्चिंत होकर प्यारे बच्चों आप बेहतर तैयारी करें, पढ़ें, लिख के प्रयास करें बस। क्योंकि प्यारे बच्चों परिणाम कैसा भी होगा वो देखा जाएगा, परिणाम कैसा भी होगा ये देखा जाएगा, और हम कोशिश ना करें तो ये तो आज के लिए पछताना हो जाएगा। आप कोशिश करिए, बेहतरीन करिए। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, इन सभी चीजों को तैयार करिए और अपने बोर्ड एग्जाम को बेहतरीन करने का प्रयास करिए। प्रयास हमने किया, लगातार प्रयास किया, रिजल्ट जैसा भी होगा देखा जाएगा। प्यारे बच्चों मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्जाम बहुत ही बेहतर जाए। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बेहतर होंगे, अपने काम को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आप चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, बेस्ट ऑफ लक।